हेलो फ्रेंड्स। जैसे सुख और दुख है, जैसे धरती और आसमान है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, जैसे अर्धनारीश्वर है, एक ही पुरुष में फेमिनिन एनर्जी भी है और उसी में मैस्कुलिन ऊर्जा भी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा जो विश्व है ये दो हिस्सों में डिवाइड है और दोनों हिस्से पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह होने बहुत ज़रूरी हैं समाज की गति के लिए और हमारे अपने जीवन की गति के लिए, ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैं सुख और दुख की बात करूं तो दोनों ऐसे हैं जैसे एक साइकिल के दो पेडल, यानी कि दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख दोनों रहने बहुत ज़रूरी हैं। ये जो हमारे जीवन की पीड़ा है, हमारे जीवन की जो सफरिंग्स हैं, हमारे जीवन के जो पेन है, कहीं ना कहीं ये हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ मटेरियलिस्टिक लूज के बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता। और जब भी हम पीड़ा की बात करते हैं तो पीड़ा का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध आता है हमारे मोह से। कुंडली का जो हॉरोस्कोप है, उसका जो 11th हाउस है, ऋषि पाराशर ने कहा है कि वो प्रॉब्लमेटिक हाउस है। देखिए 3 हाउसेज हैं, तीसरा, छठा और 11वां। त्रिशदाय की अगर हम बात करें, इसमें जो 11th हाउस है वो इन तीनों हाउसेज में सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना गया है। हालांकि भौतिक वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जो 11th हाउस है वो इच्छा पूर्ति का हाउस है। ज़्यादातर लोग इस बात से सेटिस्फाई होंगे कि 11th हाउस की दशा में व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसे बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर आप डीप जाएंगे, कोई व्यक्ति जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें गेन करता है, संसारिक चीज़ों से जुड़ता है, तो ये जो जुड़ाव है ये बंधन क्रिएट करता है। और जब बंधन क्रिएट होता है तो मोह डेवलप होता है और मोह ही माया है। यानी कि जो हमारा ये बंधन है, हमारी जो अटैचमेंट है, हमारा जो मोह है, और जब ये चीज़ें हमारे से छूटती हैं, जब ये जिन चीज़ों से हमारा अटैचमेंट है, जब वो हमारे जीवन से जाती हैं तो दुख का कारण बनती हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। सपोज 11th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है या 11th हाउस में हॉरोस्कोप के बैठे प्लेनेट की दशा चल रही है। अब ये जो 11th हाउस की दशा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को इसकी दशा में 10 प्रॉपर्टियां उसने बनाई, 10 दुकानें उसने ली। अब वो इंसान बड़ा खुश है कि आज उसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सभी की सभी दुकानें उसने किराए पर दे दी। एक वक्त तक उसे किराया मिलता रहा, वो बहुत खुश था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कुछ किराएदारों ने ये कहा कि ना तो हम किराया देंगे और ना दुकान खाली करेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल हो गई। जो वो पहले खुशी थी वो दुख में तब्दील हो गई। ये व्यक्ति बंधन में बंध गया, यानी कि अब ये परेशान रहने लगा। और फिर इन किराएदारी को लेकर लिटिगेशन स्टार्ट हुई रेंट एक्ट के अंदर। अब रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में कई साल केस चला, फिर अपील में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अपील में केस चला लंबे समय तक, फिर हाई कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, और ये केस चलते 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 ज़िंदगी के 10, 15, 20, 25, 30, कई बार तो 40 साल इन लोगों के चले गए। तो ये जो यात्रा थी लिटिगेशन की, ये एक सफरिंग की यात्रा थी। तो जो उसे संसारिक चीज़ें मिली व्यक्ति को, जो वो खुशी उसे शुरू में दिख रही थी, वो बाद में नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई। तो जीवन में जो पेन है, सफरिंग है, मुझे ऐसा लगता है अगर वो पहले आए और बाद में जब हमारी सफरिंग रिड्यूस होती है तो हमें खुशी मिलती है। यानी कि जब ये व्यक्ति केस लड़ रहा था, वो सारा दुख का पीरियड चल रहा था, और जैसे ही ये लैंडलॉर्ड जिसकी दुकानें थी वो केस जीता तो वो खुशी में तब्दील हुआ। तो दुनिया में कई बार ऐसा लगता है पहले दुख आता है, उस दुख में थोड़ी सी जब कमी आती है तो हमें खुशी का एहसास होता है। ये सिचुएशन वैसे ही है जैसे एक वकील होने के नाते, मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आता है क्रिमिनल केस में और उसकी हाई कोर्ट से बेल हो जाती है। जब वो जेल गया तो एक दुख था, पीड़ा थी, लेकिन जब बेल हुई तो उसके बाद उसके अंदर एक खुशी पनपी, जेल से बाहर आया। यानी कि अगर वो जेल नहीं जाता तो ये जेल से बाहर आने की जो खुशी है इसका एहसास ही ना होता। अब चाहे पुलिस स्टेशन है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और चाहे वकील हैं, इन सब के पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो सब के सब उस समय में आते हैं जब इंसान पीड़ा से गुजर रहा होता है, सफरिंग से गुजर रहा होता है। क्योंकि जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा होता है
तो एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, जिंदगी में कभी हमें वकील पे ना जाना पड़े, डॉक्टर पे ना जाना पड़े, हॉस्पिटल पे ना जाना पड़े, पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, हम इनके दर्शन ही ना हो तो ज्यादा अच्छा है, एक सुखी जीवन है हमारा। लेकिन ये इंसान तो तय नहीं करता ना। और मैं एक चीज बताता हूं आपको, दुख किन किन एरियाज में जीवन में आते हैं, सफरिंग किन किन एरियाज में जीवन में आती है। टोटल 5 चीजें ऐसी हैं जीवन की जहां पे एक इंसान सफरिंग्स फेस करता है। सबसे पहले फिजिकल लेवल पे, जैसे हमारी जो बॉडी है, शरीर है, जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जो एक फिजिकल एंटिटी है, शरीर में कोई रोग आ गया, जॉइंट्स का पेन हो गया, लंग्स में कोई बीमारी आ गई, लीवर में कोई डिजीज आ गई, जैसे अल्सर हो गया, यानी कि फिजिकल लेवल पे जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई बॉडी का पार्ट एम्प्यूट करना पड़ा, डिसेबिलिटी आ गई, तो इसको हम फिजिकल सफरिंग कहेंगे। तो सबसे पहली जो सफरिंग की बात आती है जीवन में, वो फिजिकल बॉडी के लेवल पे आती है। अब नेक्स्ट जो सेकंड सफरिंग है, उसका संबंध है हमारे इमोशन से, हमारे रिलेशनशिप से। बेसिकली रिलेशनशिप्स कोई भी है हमारे जीवन में, वो इमोशंस पर आधारित होती है, लेकिन हम रिलेशनशिप को बाद में काउंट करेंगे। यहां पे सेकंड नंबर पे हम अपने इमोशनल फैक्टर की बात करते हैं। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो जो इमोशन का एलिमेंट है, इसे वाटर एलिमेंट से नॉर्मली कनेक्ट किया जाता है, और जब हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं वो अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होता है। क्योंकि सृष्टि में जो बनी है, सृष्टि हमारा ब्रह्मांड बना है 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इस तरह से। तो हमारा शरीर भी इन 5 तत्व से ही बना है। हम छोटे ब्रह्मांड का ही रूप है बेसिकली। तो जो पहली प्रॉब्लम एक व्यक्ति, एक जीव फेस करता है, वो फिजिकल लेवल पे करता है अपने शरीर पे, और सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो इमोशनल लेवल पे आती है, मानसिक लेवल पे आती है। जैसे मेंटल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसमें एसिडिटी बढ़ जाए, हमारे हार्मोन्स में इश्यू आ जाए, एंजाइम्स में इश्यू आ जाए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में वाटर फ्लो की तरह काम करती हैं चीजें। तो जब ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आती है तो हमारे प्योर ब्लड हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, और जब प्योर ब्लड, एक अच्छा ब्लड हमारी ब्रेन में नहीं जाता और प्रॉपर ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता, तो व्यक्ति में एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, जेलस, हेटेडनेस, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और जितनी भी वायलेंस होती है वो कहीं ना कहीं इसी का आउटकम है। अब जैसे मंगल ग्रह को इंजरी के लिए, एक्सीडेंट के लिए माना जाता है, तो जब हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है, और जब वो एसिडिटी वाला ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन में जब एंजाइटी पैदा होती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन और वायलेंस की स्थिति में आ जाता है, और एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ब्लड बहना, उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम ब्लड की बात करते हैं ना, तो ब्लड को हम तोड़ते हैं, देखिए ग्रहों से रिलेट करते हैं। जैसे ब्लड को नॉर्मली मंगल ग्रह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो मंगल ग्रह है ब्लड का कारक है। फिर ब्लड के जो फ्लो का कारक है वो चंद्रमा है। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन लोहा होता है, तो वो शनि है। ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जीवन रक्षक होते हैं, रेजिस्टेंस पावर देते हैं बॉडी को, वो शुक्र है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रेवल करती है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये जो ऑक्सीजन है जुपिटर ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। तो यानी कि ब्लड अपने आप में सभी ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है आपके शरीर में। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट धारा है आपके जीवन की। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी जीवन में, वो फिजिकल लेवल पर होती है, फिजिकल यानी कि बॉडी के लेवल पर होती है। दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में होती है वो हमारे इमोशनल फैक्टर के लेवल पे होती है, हमारे वाटर एलिमेंट के लेवल पे होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की। जीवन में जो थर्ड प्रॉब्लम है वो वेल्थ के लेवल पे है। देखिए, वेल्थ, पैसा ना होना अपने आप में एक प्रॉब्लम है, दरिद्र योग बनाता है, क्योंकि गरीबी अपने आप में एक दरिद्रता है। एक व्यक्ति अपने जीवन की बेसिक नीड भी अगर पूरी ना कर पाए तो वो अपने आप में एक समस्या है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जो पैसा है, मनी है, ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जब पैसा आपके जीवन में आता है, वो उसका सोर्स क्या है, वो आया कहां से?
क्योंकि अगर किसी को पेन देकर आपके पास पैसा आ रहा है, किसी के साथ चीटिंग करके आपके पास पैसा आ रहा है, किसी के साथ फ्रॉड करके पैसा आपके पास आ रहा है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपके पास आ रही है, तो वो जो पैसा आपके पास आएगा वो ब्लिसफुल पैसा नहीं है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट 100% करेगा। क्योंकि उस पैसे के जरिए जो ऊर्जा आ रही है वो नेगेटिव ऊर्जा आप अपने जीवन में ले रहे हैं। अब अगर कोई पैसा ब्लिसफुल स्टेट से आपके पास आ रहा है, जो आप डिजर्व करते हैं वो पैसा आपके पास आ रहा है, आपने नेक नियति से कोई काम किया है, वो ऐसा पैसा पॉजिटिव एनर्जी को लेके आपके जीवन में आ रहा है, तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेके आएगा। जो ये ऊर्जा है ये आप में ब्लिसफुल एक ब्लेसिंग्स आपके लिए बनेगी, ये जो पैसा आपके जीवन में आएगा। तो पैसे का जो फ्लो है, मनी का जो फ्लो है आपके जीवन में, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो सोर्स क्या है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके जीवन में आया हुआ पैसा आपके जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट देगा। जैसे कोई व्यक्ति करप्शन करता है, 2 नंबर का पैसा कमाता है। देखिए, वैसे तो समाज आज कलयुग में इस प्रकार का हो गया है, तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है, इतनी कमाई है इस पर्टिकुलर जॉब में, वो रिश्वत को भी कमाई ही कंसीडर करता है। जबकि करप्शन से कमाया पैसा, रिश्वत से कमाया पैसा कभी भी पॉजिटिविटी नहीं ला सकता और उसे इनकम कभी भी कंसीडर नहीं किया जा सकता, वो ठगी है। लेकिन आम व्यक्ति बोलता है कि इस पर्टिकुलर जॉब में तो बहुत पैसा है, बहुत कमाई है, बेसिकली ऐसा आम पब्लिक बोलती है। तो ये जो मैं बताया आपका, पहली प्रॉब्लम आपके शारीरिक लेवल पे, आपके फिजिकल स्टेट पे, आपकी फिजिकल बॉडी पे। सेकंड प्रॉब्लम जो जीवन में आप फेस करते हैं वो आपके इमोशनल लेवल पे आप फेस करते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो आप वेल्थ के लेवल पे आप फेस करते हैं। अब फोर्थ नंबर पे जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जीवन के अंदर, वो करते हैं रिलेशनशिप के लेवल पे, रिश्तों के लेवल पे। आप देखेंगे कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे आज फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेजर जो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इमोशनल लेवल पे जूझ रही है, इनसिक्योरिटीज हैं, डिप्रेशन है, क्योंकि फैमिली सिस्टम नहीं है उनके पास। डेवलप्ड कंट्रीज में तो इवन जो बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, तो फादर का नाम पूछा ही नहीं जाता, मदर का नाम लिखा जाता है, क्योंकि काफी सिचुएशंस में देखा गया कि पता ही नहीं है फादर कौन है बच्चे का। और डेवलप्ड कंट्रीज में या यूरोप में अगर हम बात करें तो वहां पर जो मैरिज होती है ना, मैरिज का आधार सेंसुअल प्लेजर होता है, सेंसुअलिटी होती है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना होता है। तो जिस दिन मैरिज के अंदर सेंसुअल प्लेजर खत्म हो जाता है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो पाती, तो वो लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। जबकि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जब मैरिज होती है तो उसका संबंध धर्म अर्थ काम मोक्ष से होता है, कर्तव्यों से होता है। अगर सेंसुअल प्लेजर नहीं भी रहता लाइफ में तो भी व्यक्ति शादी निभाता है। इसीलिए यहां पे जहां जहां पे फैमिलीज हैं, व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला भी जाता है, मेंटल इश्यूज फेस भी करता है, तो वो समय वो निकाल लेता है। तो ये जो रिलेशनशिप का फैक्टर है, ये भी एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर। और 5वें नंबर पे अगर मैं किसी प्रॉब्लम की बात करता हूं तो वो करियर के लेवल पे है, आपके प्रोफेशन के लेवल पे है। यानी कि अगर कोई प्रोफेशनली डिजर्व करता है अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा पद, और वो उसे जीवन में ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं करियर के अंदर परेशानी खड़ा करता है। और एक अगर यूथ, एक यंग बच्चा अगर जो लाइफ में सेटल ना हो पाए, तो परेशानी ऑटोमेटिकली एक बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाती है। अब जब प्रॉब्लम्स की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं एक चीज आपको बताता हूं। जब हम कुंडलियां देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो किसी भी कुंडली के अंदर जो 4th हाउस है वो सुख भाव बोला जाता है। यहां से भी देखिए प्रॉब्लम्स को समझने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग निकल के आएगी। लगन से 4th भाव में अगर कोई मेलिफिक प्लेनेट बैठा है, नीच का प्लेनेट बैठा है, एक से ज्यादा प्लेनेट मेलिफिक्स वहां पर हैं, तो आपके जीवन में सुख का अभाव होगा। ये कार्मिक चीजें हैं जो आप प्रारब्ध से लेकर आए हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि चंद्रमा से भी अगर 4th भाव देखा जाए
और वहां पर 2 या 2 से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट्स हैं तो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और शुक्र से भी अगर 4th भाव में 2 या 2 से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट्स हैं तो विवाह होने में दिक्कत आती है, क्योंकि शुक्र विवाह के होने का कारक है, 7th भाव का कारक है। जब हम विवाह की बात करते हैं, विवाह को सुख से जोड़ा गया है, क्योंकि अगर आपका विवाह सक्सेसफुल है तो 90% सुख है आपके जीवन में, और अगर विवाह का सुख ही नहीं है आपके जीवन में तो आपकी जिंदगी के 90% सुख को वो खा जाएगा। इसीलिए विवाह को सुख का बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। जब हम फर्दर आगे पीड़ाओं की बात करें तो पीड़ा के जो हाउसेज है, सफरिंग के जो हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, 6ठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस। 12वें हाउस से डिसअपॉइंटमेंट्स, जेल, हॉस्पिटल, आपके सीक्रेट एनिमीज। 6ठे हाउस से एनिमीज। 8वें घर से सडन डेथ, आपकी आयु, गुप्त चीजें, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, ये सब 8वें घर से देखा जाता है। जब आपका लगन लॉर्ड 6th हाउस में आता है, लगन लॉर्ड 8th हाउस में आता है, या 12th हाउस में लगन लॉर्ड चला जाता है, या 6, 8, 12 के जो लॉर्ड हैं वो लगन में आ जाएं, तो व्यक्ति का जीवन संघर्ष पूर्ण हो जाता है। 6ठा हाउस आपके ऋण को रिप्रेजेंट करता है, प्रारब्ध का ऋण। वैसे अगर हम भौतिक दुनिया इस समय की बात करें तो आप जो बैंक से लोन लेते हैं उसको भी वो बताता है, लेकिन 6th हाउस से 6th हाउस का लॉर्ड अगर किसी हाउस में जाता है, या किसी हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में आता है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के आती है कि व्यक्ति के ऊपर प्रारब्ध से उस पर्टिकुलर हाउस में जो रिलेशनशिप है उनका ऋण है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन के अंदर तो वो हमारी ग्रोथ का भी कारण बनती है, क्योंकि आप लगातार जब कामयाब होते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाता हूं वो सोना बन जाती है। हमारे आपके अंदर ही भगवान है, आपको ये वहम होने लगता है। लेकिन जब पीड़ा आती है तो व्यक्ति रियलिटी में जीता है। पीड़ा जब जीवन में आएगी तो व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन करना आता है, वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, और इंट्रोस्पेक्शन करने से ही व्यक्ति एक भक्ति के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे, पॉजिटिव मार्ग पे जा पाता है। जब आप कुंडलियों का अध्ययन करेंगे या बेसिक नॉलेज भी गेन करेंगे, एक D3 चार्ट होता है, द्रेकणा चार्ट। उसमें जो 22nd द्रेकणा होता है उसे छिद्र द्रेकणा हम बोलते हैं। बेसिकली वो मृत्यु का भाव है, यानी कि D3 के 8th हाउस में जो राशि पड़ती है, उसका जो लॉर्ड है या उसमें जो ग्रह बैठा है, और जब D1 चार्ट में वो ग्रह कहां बैठा है या उस D3 के 8th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है, जब शनि वहां से गोचर करेगा तो आपको मृत्यु तुल्य पेन देगा। इसको लिटरल डेथ नहीं समझिए आप, मैं बताता हूं आपको। शास्त्रों ने 8 प्रकार की मृत्यु कही है। जैसे किसी को फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हो जाए, किसी का डिफेमेशन हो जाए, किसी के घर में किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, और जो फिजिकल डेथ है वो सबसे लास्ट डेथ है, 8वीं डेथ है। यानी कि एक मिस हैपनिंग आप कह सकते हैं, सफरिंग्स आप कह सकते हैं। यानी वो समय ऐसा आएगा कि जब आप रोने लगे कि हे भगवान तूने क्या किया। पर इसको आप लिटरल मत लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, देखने पड़ते हैं। अगर कोई काउंटर योग है तो स्थिति खराब नहीं होती है। पर आमतौर पे यह कहा जाता है कि जो शनि का गोचर है वो नेगेटिव इवेंट्स को जन्म देता है, और जो बृहस्पति का गोचर है वो पॉजिटिव इवेंट्स को जन्म देता है। आपके घर में कोई संतान पैदा हुई, आपका विवाह हुआ, ये जो पॉजिटिव घटनाएं हैं ये बृहस्पति के गोचर कहीं ना कहीं उसमें आपकी कुंडली में कनेक्ट करेगा, एक पॉजिटिव इंडिकेशन देगा। इसी प्रकार एक 64th नवमांश होता है, D9 चार्ट से हम देखते हैं उसको। तो 64th नवमांश के ट्राइन से जब शनि गोचर करेगा तो भी अप्रिय घटना, मिस हैपनिंग्स जीवन के अंदर होती हैं। तो यानी कि कुल मिला के आप ये देखिए कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रह पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्रह नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव के साथ ही पॉजिटिव हमेशा चलता है, क्योंकि देवताओं की सिग्निफिकेंस राक्षसों के होने से ही है। इसलिए आप कभी ये डिसीजन मत लीजिए या ऐसा मत सोचिए कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जीवन के अंदर।
क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, एक व्यक्ति पे एलिगेशन था उसकी वाइफ के मर्डर का, उम्र कैद हो गई, 2.5-3 साल के बाद हाई कोर्ट से बेल हो गई, वो व्यक्ति बाहर आ गया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन 2 महीने के बाद उसका ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गया। इसी प्रकार एक केस का एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी एफआईआर थी, उसके बावजूद उसकी बेल हो गई हाई कोर्ट से और जेल से वो बाहर आ गया और एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। वहां पे कार उसकी एक पेड़ से टकराई थी बेसिकली। तो पहले तो फैमिली मुझे कह रही थी कि जल्दी बेल कराइए, जल्दी बेल कराइए, और बाद में कहने लगी कि काश बेल होती ही ना, ये अंदर ही रहता। एक और मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने गांव के अंदर अपने घर में एक नीम का पेड़ लगाया था और वो नीम का पेड़ बड़ा होते होते बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। मतलब अगर उस वृक्ष को हग भी करें ना हम, जफ्फी भी पाएं, तो भी वो बहुत बड़ा था, साइज में पॉसिबल नहीं था। तो जिस परिवार के अंदर वो पेड़ था, उसका जो हेड ऑफ द फैमिली था, उसका बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो गया उस वृक्ष के साथ। पर एक दिन वो पूरी फैमिली अपने रिलेशंस में कहीं घूमने के लिए गई, तो पीछे से एक यंग बच्चे ने उस पेड़ को काटकर मार्केट में बेच दिया। तो जब वो फैमिली लौट कर आई तो वो व्यक्ति बहुत रोया, जो हेड ऑफ द फैमिली था, जिसका अटैचमेंट था उस पेड़ से। तो उसने जब इधर उधर पता किया तो पता चला कि उस व्यक्ति ने, उस यंग लड़के ने उस पेड़ को काटा है। तो गुस्से में तो वो था ही, तो वो डंडा लेकर, स्टिक लेकर एक हैवी, उसके पास गया और बोला कि तुमने मेरा पेड़ काटा है। उस लड़के ने कहा कि हाँ मैंने काटा है, तुमने जो करना कर लो। तभी इस आदमी ने उसके सिर पे डंडा मारा, उसकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो होनी है कई बार वो होकर रहती है, पर कोई ना कोई व्यक्ति उसका कारण बनता है। तो प्रॉब्लम जिंदगी का एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जिसे आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम्स में ही आप कोई पॉजिटिविटी ढूंढ लें, या प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जब आप देखना शुरू करेंगे, तो ये असफल जीवन सफल लगने लगेगा। जैसे मैं एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे शनि के साथ जब राहु देखते हैं कुंडली में, तो एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा दुर्योग है। चंद्रमा के साथ जब राहु देखेगा तो कहेगा ये दुर्योग है। जुपिटर के साथ जब गुरु चंडाल योग बनेगा राहु के साथ, तो एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा ये दुर्योग है। लेकिन ये जो दुर्योग हैं, यहां पर एक पॉजिटिव चीज भी निकल कर आती है, क्योंकि देखने वाला बताएगा ना कि क्या पॉजिटिव निकाल सकता है। जैसे जुपिटर के साथ राहु है, गुरु चंडाल योग है। अब इस जुपिटर के अंदर अगर राहु का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, मैक्सिमम फ्लेवर जुपिटर का रहे और थोड़ा सा फ्लेवर राहु का आ जाए, तो व्यक्ति बहुत बड़ा तर्कवादी व्यक्ति बन जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य के साथ राहु है तो एस्ट्रोलॉजर कहेगा दुर्योग है, लेकिन सूर्य के फ्लेवर के साथ साथ, उसकी ऊर्जा के साथ साथ राहु की थोड़ी सी ऊर्जा उसमें मिल जाए, तो वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है। इसी प्रकार शनि के साथ जब राहु है और शनि की ऊर्जा में राहु की थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, तो व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी हो सकता है। चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा में राहु का थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाए चंद्रमा की ऊर्जा में, तो व्यक्ति बहुत बड़ा डीप थिंकर हो सकता है, अन्यथा वो डिप्रेशन है। अब यहां पे 2 संभावनाएं बनती हैं। जब चंद्रमा के साथ राहु है तो यह देखने वाली बात है कि जो व्यक्ति है, जो उसका डिप्रेशन का जो स्थिति है, क्या उससे वो निकल सकता है, क्या वो फ्री विल है उसके पास? क्योंकि 2 अवस्थाएं हैं। एक तो व्यक्ति के कुंडली में जब चंद्रमा राहु है तो प्रारब्ध ने यह तय किया था कि उसके पास फ्री विल नहीं है, वो इसे ठीक नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में जाएगा। पर एक व्यक्ति के पास फ्री विल है, वो अपने राहु की ऊर्जा को बैलेंस करके इस चंद्रमा राहु की स्थिति को, इस दुर्योग को एक योग में कन्वर्ट कर सकता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की जर्नी हो सकती है। पर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका बच्चा है,
बचपन से बड़ा ओबीडियंट है, आप बड़े खुश हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत पॉजिटिव है, बड़ा ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, पर वो बच्चा कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि जीवन जो है ना एक्सप्लोर करता है हर व्यक्ति जीवन को। अगर मैं एक शब्द में कहूं ना, जीवन का पर्पज क्या है? जीवन का पर्पज है जीवन को एक्सप्लोर करना। और जब कोई व्यक्ति एक्सप्लोर करने निकलता है जीवन को, तो वो नेगेटिव भी एक्सप्लोर करेगा, वो पॉजिटिव भी एक्सप्लोर करेगा। और जीवन को जब एक्सप्लोर करने की ऊर्जा को समझना है ना, तो मिथुन राशि को समझिए आप। मिथुन राशि का व्यक्ति लाइक ए चाइल्ड होता है। 40 साल की उम्र के बाद उसके अंदर विजडम जागृत होती है। उससे पहले वो सब कुछ सीख लेना चाहता है, सब कुछ जान लेना चाहता है, बार बार क्वेश्चन करता है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण से हर बात पे क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा था महाभारत के समय में। तो एक जिज्ञासु होता है मिथुन राशि का व्यक्ति, क्योंकि मिथुन की जो ऊर्जा है, जब ये ब्रह्मांड बना, बिग बैंग थ्योरी आई, एक्सप्लोजन हुआ, जो एक्सप्लोजन की ऊर्जा है वो मेष राशि की ऊर्जा है। एक्सप्लोजन होने के बाद सब कुछ स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी का साइन जो है वो टॉरस है, इसीलिए चंद्रमा वृषभ राशि में स्टेबल हो जाता है जाके। और जब सब कुछ सृष्टि में स्टेबल हो गया, तो ब्रह्मा ने माया के जरिए, माया और लीला के कॉम्बिनेशन के जरिए, मतलब एक एंटरटेनमेंट का साधन पृथ्वी पर लाना था। क्योंकि जब तक जगत में एंटरटेनमेंट नहीं होगा, मनोरंजन नहीं होगा, तो समाज गति नहीं करेगा। तो ब्रह्मा ने मिथुन राशि को क्रिएट किया, इस ऊर्जा को क्रिएट किया, माया के साथ साथ लीला को क्रिएट किया, आप ऐसा कह सकते हैं, या माया को लीला के जरिए समझने की कोशिश की। तो ये मिथुन है, ये एक इनोसेंट चाइल्ड है। इसीलिए इसका जो लॉर्ड है मिथुन राशि का बुध है, और कन्या राशि का भी बुध है। तो जो मिथुन राशि है वो बुद्धू, और जो कन्या राशि है वो बुद्धिमान। तो यानी कि बुध का जो सफर है, बुध ग्रह का, बुद्धू से बुद्धिमान की तरफ है। इसीलिए मिथुन राशि के व्यक्ति नॉर्मली इमैच्योर मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी मिथुन राशि के व्यक्ति को कहोगे ना कि यार ये जिम्मेदारी तेरे को देते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं यार उससे करा ले, वो कर लेगा इस काम को। लेकिन मिथुन के अंदर कम्युनिकेशन करने की, टॉकेटिवनेस की बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि मिथुन राशि का व्यक्ति मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ज्ञान प्राप्त करता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनता है समय के साथ, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है सब कुछ सीख लेने की, जान लेने की। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जैसे कोई ब्राह्मण फैमिली है, सात्विक फैमिली है, नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन घर में अगर मिथुन राशि का बच्चा है, लगन में मिथुन असेंडेंट है, मून साइन मिथुन में है, तो उसका एक बार मन करेगा कि मुझे टेस्ट जरूर करना है। इसीलिए चंद्रमा किसी का मिथुन में है, मिथुन लगन वाले लोग हैं, ये लोग आप देखेंगे कि अलग अलग रेस्तरां में जाके, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके पेट नहीं भरते हैं, सिर्फ कभी इटालियन खा के देखेंगे, कभी चाइनीज खा के देखेंगे, टेस्ट करना है, क्योंकि जानना है सब कुछ। मिथुन एयर साइन है, हवा है, यानी कि एक जगह हवा नहीं टिकती। तो ये मिथुन राशि के लोग भी एक जगह नहीं टिकते। मिथुन वाले लोग आपको जर्नलिज्म में मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, लेक्चरर्स मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, राइटर भी मिलेंगे, ऑथर भी मिलेंगे, पब्लिशर भी मिलेंगे, मैथमेटिशियन भी मिलेंगे। जितना भी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है, मैथमेटिक्स है, ये सारा मिथुन राशि वाले बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो मिथुन राशि के जो बच्चे हैं वो घर से बाहर समय ज्यादा बिताते हैं, उनको मित्र चाहिए, टॉकेटिव है ना, चुटकुले कहानियां सुनाना, पर मिथुन को कहीं ना कहीं नॉन सीरियस कंसीडर किया जाता है। पर ये बातें बनाना, अगर बुध खराब है कुंडली में, तब इस सिचुएशन में ये झूठ बोलना, बैठे कहीं आने बता कहीं और देंगे, 2 घंटे में कहेंगे आएंगे, 4 घंटे लगा देंगे, इस तरह की स्थितियां भी जन्म लेने लगती हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स भी प्रॉब्लम का ही पार्ट है, और हमारे समाज में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही हैं। चाहे पति पत्नी में नहीं बन रही, बाप बेटे में नहीं बन रही, भाइयों में नहीं बन रही, क्योंकि 12 राशियां हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी राशि से तो गवर्न्ड है, कोई ना कोई राशि तो हर व्यक्ति को रूल कर रही है, या मल्टीपल राशि किसी व्यक्ति को रूल कर रही है। तो जब पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जब आप राशियां समझेंगे तो व्यक्ति को समझेंगे। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि स्कूलिंग के अंदर
मैं ये नहीं कहता कि अध्यात्म पढ़ाया जाए बड़े लेवल पर, कम से कम राशियों की शिक्षा दी जाए, राशियों पे कमांड बन जाए, क्योंकि राशियां समझ आने लगेंगी तो फिर एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म की तरफ अपने आप चली जाएगी। क्योंकि 12 की 12 राशियों का जो संबंध है सृष्टि के निर्माण से है। सृष्टि के निर्माण से लेके जो आगे जर्नी बढ़ी और जो जो ऊर्जाएं आई, उन ऊर्जाओं से उन राशियों का संबंध है। और हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र हैं, हालांकि तीसरा नक्षत्र पूरा नहीं है, पर 3 नक्षत्र की ऊर्जा विद्यमान है। तो जब आप उन नक्षत्रों को समझेंगे ना तो राशि को समझ जाएंगे। अब जैसे मैंने मिथुन राशि बताई, मिथुन राशि के अंदर पुनर्वसु, मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र आता है। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है। पुनर्वसु वाले किसी काम को ना रिपीट बहुत करते हैं, पुनः करना, बार बार करना, तब उनकी मास्टरी होती है। इसी प्रकार मिथुन राशि वाले लोगों को कई बार क्या होता है, वो बेचारे बार बार लिख के, बार बार करके किसी चीज को सीखते हैं। अब मृगशिरा भी होता है मिथुन के अंदर नक्षत्र। मृगशिरा वाले लोग, चीटिंग बहुत होती है मृगशिरा के साथ। हिरण इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हिरण कभी यहां घास चरेगा, कभी यहां चरेगा, कभी थोड़ा और आगे चरेगा, वो इनसिक्योर है कि शेर मुझे खा ना ले। तो इसीलिए मृगशिरा वाले जो हैं ये भी थोड़ा सा इनसिक्योर से होते हैं और ये इनोसेंट कई बार हम कहेंगे किसी की बातों में आ जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई कहे कि मैं तुझे ये चीज दिलाऊंगा, आ मेरे पास, और वो बच्चा चला जाता है और किडनैप हो जाता है। तो मिथुन राशि का व्यक्ति बड़ी जल्दी किसी चीज को जानना चाहता है ना, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, वो जानने के चक्कर में ना गलत चीजों में भी पड़ जाता है। तो जो एक्सप्लोर करने की, जीवन को एक्सप्लोर करने के मामले में अगर आप देखेंगे ना, तो मिथुन राशि का व्यक्ति बहुत एक्सप्लोर करने वाला होता है। तीसरा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र के लोगों को कहा जाता है इनमें डर नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है, राहु का नक्षत्र है। तो मिथुन राशि वालों में कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, जन्म से मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है मिथुन राशि को कंट्रोल मत करो इनको, क्योंकि आप इन्हें कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। एक तो वायु है, वायु एक जगह टिकती नहीं है। दूसरा, इनमें मंगल का गुस्सा, राहु की एनर्जी, लेकिन बृहस्पति की एनर्जी भी है। इसीलिए जीवन के सेकंड पड़ाव आते आते ये बुद्धू से बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि इनका बृहस्पति भी एक्टिवेट हो जाता है। ये धार्मिक भी होने लगते हैं, लेकिन शुरू में ये बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भगवान क्यों होता है, भगवान लॉजिक मुझे बताओ। पर जीवन को जब समझना है ना, आपको लॉजिक और कहीं ना कहीं इंट्यूशन को भी समझना पड़ेगा। इंट्यूशन का लॉजिक से कोई समझ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली। जब लॉजिक आएगा तो इंट्यूशन खत्म हो जाएगा, और जब इंट्यूशन आएगा तो लॉजिक खत्म हो जाएगा। जब ज्योतिष के सूत्र हम पढ़ते हैं ना, कहते हैं सूत्र तब काम करता है जब आप में इंट्यूशन है, और जैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर लॉजिक लगाएगा ना, इंट्यूशन मैनिपुलेट हो जाता है और उसका जो प्रेडिक्शन है गलत हो जाता है। भक्ति करने से, डिवोशन से बेसिकली इंट्यूशन आता है। जो डिवोशन की ऊर्जा है वो इंट्यूशन से कनेक्ट होती है, और जो बुद्धि की ऊर्जा है, कैलकुलेशन की, मैथमेटिक्स की ऊर्जा है, वो लॉजिक से कनेक्ट होती है। जब लॉजिक छूटेगा तो डिवोशन आएगा, समर्पण आएगा। हालांकि जो समर्पण की मैं बात करता हूं ये फेमिनिन ऊर्जा है, क्योंकि मैस्कुलिन जो है लॉजिक में बिलीव करती है। आप ये देखेंगे कि जिस स्त्री में फेमिनिन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उसके अंदर समर्पण की भावना ही भी उतनी ज्यादा होगी, पूरे परिवार के लिए समर्पित हो जाएगी। लेकिन मैस्कुलिन को झुकने में दिक्कत आती है, थोड़ा ईगो आ जाता है। मैस्कुलिन जैसे एक हार्ड पेड़ है, सीधा पेड़ है, बिल्कुल सीधा, जिससे फर्नीचर बनता है, मतलब अकड़ है उसके अंदर। तो मैस्कुलिन लॉजिक की डिमांड करती है, ज्ञान मार्ग की बात करती है, फेमिनिन भक्ति मार्ग की बात करती है। जब हम हमारे मन को भी समझेंगे ना, मन के 3 लेयर्स हैं, कर्म, विचार और भाव। जब हम कर्म की बात करते हैं, आप फिजिकल कर्म मान लीजिए, जैसे एक व्यक्ति कसी चलाता है, बिल्डिंग बनाता है, मिस्त्री है, राजमिस्त्री, और एक व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, दिमाग से काम करता है, या टीचिंग करता है, पढ़ाता है, थॉट से, उसका विचारों से लेना देना है। तो ये जो विचार और फिजिकल कर्म है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। जब व्यक्ति फिजिकल कर्म ज्यादा करेगा तो वो विचारक नहीं होगा, क्योंकि मजदूर कभी विचारक नहीं होते। जब आप फिजिकल वर्क, लेबर क्लास को देखेंगे ना, तो आपको विचारक नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप विचारक को देखेंगे, वो फिजिकल कर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी ऑथर को ये कहें, किसी फिलोसफर को ये कहें कि आप कसी लेके, फावड़ा लेके काम कीजिए, वो थक जाएगा, वो नहीं हो पाएगा उससे। तो जो विचारक हैं वो फिजिकल श्रम,
हार्डवर्क नहीं कर पाते, और जो फिजिकल श्रम और हार्डवर्क कर पाते वो विचारक नहीं हो पाते। तो जो हमारा मन है उसकी आउटर लेयर फिजिकल कर्म है, सेकंड नंबर पे विचारों की धुरी है। तो जो मैस्कुलिन ऊर्जा है वो विचारों की धुरी पे घूमती है। तीसरे नंबर पे आता है भाव। भाव समर्पण है, सेंट्रल होल है हमारे मन का। तो जो भाव है ये समर्पण है, यानी कि जब हिप्नोटाइज किसी व्यक्ति को करते हैं तो उसका जो फिजिकल कर्म था वो उसका जीरो कर दिया जाता है, उसके विचार शून्य कर दिए जाते हैं, और लास्ट में बचता है भाव। भाव को कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि भाव एक ब्लैक होल की तरह है। व्यक्ति उसमें जो भी डालेगा, जो व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वहां सिर्फ एक्सेप्टेंस है, डिनायल नहीं है भाव में। इसीलिए स्त्रियां पति के घर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उनमें भाव ज्यादा है, उनमें विचार करने की क्षमता भाव से कम है। क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा का भाव बहुत एक्टिव होता है, विचार और फिजिकल कर्म कम एक्टिव होता है। फेमिनिन ऊर्जा बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, समर्पण की ऊर्जा है, भावनात्मक ऊर्जा है, क्रिएशन की ऊर्जा है, जन्म देने वाली ऊर्जा है, पालने वाली ऊर्जा है, ग्रोथ देने वाली ऊर्जा है। तो कर्म, विचार और भाव, इस धुरी के ऊपर हमारा मन, तीन हिस्से हैं ना मन के। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे मेडिटेशन में शून्य की अवस्था प्राप्त करनी है, और बहुत सारी रील्स आप देखते होंगे, शून्य ही शिव है, शून्य ही मोक्ष है, तो ये जो मन के तीन हिस्से हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में मन रहता है और आत्मा सूर्य है, और मन हमारा चंद्रमा है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप समझेंगे तो चंद्रमा को प्रकाश कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो D9 चार्ट में अगर सूर्य के साथ राहु आ जाए, चंद्रमा के साथ राहु आ जाए, तो कहीं ना कहीं मन के आगे अंधेरा आ गया, क्योंकि राहु धूल है, काला धुआं है। जैसे जब फोग होती है सर्दियों में, तो गाड़ी चलाते हैं तो सामने दिखता नहीं है, तो फिर येलो लाइट का प्रोविजन लाया गया कि येलो लाइट देखने में मदद करती है धुंध के अंदर, ओस के अंदर। तो येलो क्या है? जुपिटर है, बृहस्पति है। तो बृहस्पति जब राहु के ऊपर दृष्टि डालता है तो उस अंधेरे को दूर करता है, उस धूल को हटाता है। तो जब बृहस्पति के साथ राहु आता है और राहु खराब करता है बृहस्पति को, तो विवेक मारा जाता है, आदमी शॉर्टकट्स अपनाने लगता है। तो जब सूर्य के साथ राहु आता है तो आत्मा के आगे अंधेरा आ जाता है, आत्मा को पता ही नहीं कि जाना कहां है, करना क्या है जीवन के अंदर, जर्नी क्या है सोल की। कई बार सोल की जर्नी अधूरी रह जाती है। इसी प्रकार जब चंद्रमा के साथ राहु आता है तो मन के आगे अंधेरा आ जाता है, मन को पता ही नहीं कि जाना कहां है, डायरेक्शन क्या चाहिए जीवन को, यह मन नहीं जान पाता। तो इसीलिए कहते हैं कि शनि और राहु की दृष्टि अगर आपके लगन पे आ रही है, शनि और राहु की दृष्टि आपके सूर्य पे आ रही है, आपके चंद्रमा पे भी आ रही है, अगर ये तीनों स्थिति गड़बड़ है तो जीवन दिशा विहीन है, डायरेक्शनलेस है लाइफ। जब मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूं तो हमें हमारे D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में आत्म कारक की स्थिति भी देखनी चाहिए। आत्म कारक ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो आपकी सोल का फूड है, जिसका तत्व आपकी सोल के अंदर सबसे ज्यादा है। यानी कि प्रारब्ध से आप अपनी सोल की सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्या लेकर आए हैं, और आपका आत्म कारक किन ग्रहों के साथ कनेक्ट है, तो आपकी आत्मा की सेटिस्फेक्शन वहां से होगी। जैसे अगर यह जानना है कि आपको कौन सा कार्य करने से सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो अपना आत्म कारक की पोजीशन चेक कीजिए। तो जो ये हमारी कुंडली है ना, ये पूरा दर्शन है, पूरी मतलब जीवन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, पूरे अध्यात्म को हमारी होरोस्कोप से एक्सप्लेन किया जाता है। ये इतना साइंटिफिक है कि किसी भी चीज को इसको साइंटिफिक तरीके से भी समझा जा सकता है। जैसे कुंडली के अंदर जो तीसरा घर है, तीसरा घर आपके एक्शंस का है, विचारों का है, और जो आपका लगन है वो तीसरे से 11वां पड़ता है। अब 11वां हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का है, और तीसरा घर आपके एक्शंस का है। आप क्या एक्शंस करते हैं जीवन में, क्या विचार करते हैं, क्या कर्म करते हैं, एफर्ट्स क्या करते हैं, पराक्रम क्या करते हैं। तो आपकी जो डिजायर है, क्योंकि कोई भी एक्शन डिजायर से ही तो निकल के आता है, डिजायर करेंगे तो एक्शन होगा। तो एक्शन की ऊर्जा का डिजायर की ऊर्जा से डायरेक्ट संबंध है। लगन आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, और थर्ड भाव आपके एक्शंस हैं। और जब आपका लगन थर्ड हाउस से 11th पड़ता है तो यह कहा जाता है कि आपके एक्शंस, आपके विचार, आपके कर्म, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि आपके विचार आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब जो 7th हाउस है आपकी कुंडली का, वहां से 9th हाउस थर्ड हाउस है, यानी कि आपके स्पाउस के एक्शंस 9th हाउस से दिखाई देंगे।
और 7th हाउस 9th हाउस से 11 है, तो आपके स्पाउस के जो एक्शंस हैं वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। जब 7th और 9th कनेक्ट होता है, 9th भाग्य भी है आपका, तो विवाह भाग्य से कनेक्ट हो जाता है, धर्म से कनेक्ट हो जाता है। आपकी मैरिज के लीगल डॉक्यूमेंट 9th हाउस में है। जब 7th लॉर्ड 9th में जाता है या 9th का संबंध 7th से बनता है, या संबंध नहीं भी बन रहा है तो भी 7th से जब 9th जाएंगे तो उससे उसके 7th के एक्शन है वो 9th हाउस में। तो यहां से डिसाइड होता है कि आपकी जो पत्नी होगी, आपका जो स्पाउस होगा, वो आपको धर्म की तरफ लेके जाएगा या धर्म से विमुख करेगा। तो जीवन में जब हम दुख को समझते हैं ना, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बिना दुख के ना सुख है और बिना सुख के ना दुख है। और जीवन की जो गति है ना, वो इन दो चीजों से ही है। दुख होना जीवन में बहुत जरूरी है। आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो लाइफ की गति आसान हो जाती है। आप अगर दुख को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यही लाइफ ट्रेजेडिक हो जाती है, ट्रेजेडी में तब्दील हो जाती है, मेंटल एंजाइटी में तब्दील हो जाती है। रेमेडीज का ना बहुत बड़ा व्यापार है। रेमेडीज के नाम पर समाज में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन शास्त्र में अगर हम जाएं ना, तो वो कहता है कि आपकी जो कुंडली है, वहां से आप अपने जीवन की संभावनाएं देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि इस बच्चे की लव मैरिज होगी, आप ये कहने के बजाय कि इस बच्चे की लव मैरिज की गारंटी, आप ये कहिए कि इस बच्चे की कुंडली में लव मैरिज की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। संभावनाएं है ना, क्योंकि व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करेगा तो उन संभावनाओं को बदल सकता है, और पुरुषार्थ का संबंध कर्म से है। जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, तो फ्री विल की बात करते हैं। फ्री विल जो है 4 एरियाज में नहीं है। 4 चीजें आपके जीवन की ऐसी हैं जो कार्मिक हैं। जैसे आपका जन्म कहां पे होगा, किस परिवार में होगा, आपको गर्भ किस का मिलेगा, कैसे मतलब कैसी लेडी का, कैसी महिला के गर्भ में आप जन्म लेंगे, उसके कैसे परिवार में आप जाएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये कार्मिक है, ये प्रारब्ध के हिसाब से डिसाइडेड है। सेकंड जो चीज है आपकी मृत्यु है। आपकी मृत्यु कब होगी, किस अवस्था में होगी, किन कारणों से होगी, यह भी प्रारब्ध ने पहले ही तय किया हुआ है। यहां पर आपकी फ्री विल नहीं है। तीसरी चीज है, यानी कि पत्नी के रूप में आपको कौन मिलेगा। यानी कि 2 आत्माएं जिनकी यात्रा अलग अलग थी, वो अब इकट्ठी रहेंगी, शादी करके अपने कर्मों को अनफोल्ड करेंगी और नए कर्म क्रिएट करेंगी। तो ये जो जर्नी है 2 आत्माओं की, तो आपको जो पत्नी के रूप में जो व्यक्ति मिलेगा या पति के रूप में जो व्यक्ति मिलेगा, स्पाउस आपको कौन मिलेगा, ये प्रारब्ध से तय है। यहां भी आपकी फ्री विल नहीं है। और 4th नंबर पे आपके चिल्ड्रन आते हैं, बच्चे। आपकी औलाद कैसी होगी, होगी नहीं होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, सेवा करने वाली होगी दुख देने वाली होगी, ये भी प्रारब्ध ने डिसाइड किया है। तो ये जीवन के जो 4 पिलर हैं, 4 पॉइंट्स मैंने बताए आपको, 4 आपकी एरियाज के डोमेन बताए, ये आपके प्रारब्ध ने पहले ही तय कर रखे हैं। यहां पे आपकी फ्री विल नहीं है। इसके अलावा जितने भी आपके जीवन के क्षेत्र हैं बाकी, वहां पर आपकी 10%, 20%, कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 5% आपको फ्री विल है। आप अपने पुरुषार्थ से चीजें बदल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, लेकिन वो तब तक संघर्ष करेगा बचने का, भले ही वो डूब जाए, लेकिन वो बचने का संघर्ष अंतिम सांस तक करेगा। तो इसीलिए जब हम कुंडली देखते हैं किसी व्यक्ति की, तो प्रयास करने को ही बोलते हैं कि प्रयास करो। समय कैसा भी है, आपको प्रयास करना, पुरुषार्थ करना है। तो जो ये संभावनाएं हैं कुंडली से, पॉजिटिव और नेगेटिव जीवन की, ये सारी की सारी आपके पुरुषार्थ से आप इन समस्याओं से निकल सकते हैं। जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं। जब आपका विवाह होता है और जब आप फेरे लेते हैं, मतलब आप अपना जो वाइफ के साथ एक रिलीजियस जो आपका सेरेमनी है, बंधते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, उसमें सबसे पहली चीज धर्म आती है, उसका प्रॉमिस आता है।
चाहे पुरुष औरत से करता है, चाहे औरत आदमी से करती है, वो एक प्रॉमिस है। धर्म का मतलब है कर्तव्य। हमारे हिंदू समाज में होता है ऐसा कि कर्तव्य है जीवन एक, इसीलिए मैरिज को सबसे बड़ा आश्रम बोला गया है कि हर हालत में कर्तव्य निभाना है। इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं उनमें डाइवोर्स का कंसेप्ट था ही नहीं। हाँ, मांगलिक दोष की वजह से यह कहा जाता था कि स्पाउस का डेथ हो जाएगा, स्पाउस सेपरेशन हो जाएगा, ये सारी चीजें शास्त्रों में लिखी हैं। शास्त्रों में डाइवोर्स शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदू विवाह डाइवोर्स की स्वीकृति कभी देता ही नहीं है। हाँ, ये कानून में हिंदू मैरिज एक्ट बन गया, लीगली डाइवोर्स का प्रोविजन आ गया, ये बाद की डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आप शास्त्रों पे जाएं तो वहां डाइवोर्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस से ये प्रॉमिस करता है कि हम जीवन के हर कर्तव्यों को निभाएंगे, चाहे वो कर्तव्य समाज के लिए हमारा योगदान हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डिस्चार्ज करनी है समाज के लिए, चाहे वो संसार के लिए करनी है, चाहे परिवार के लिए करनी है, माँ बाप के लिए करनी है, बच्चों के लिए करनी है, हम सारे कर्तव्य निभाएंगे, ये प्रॉमिस होता है। सेकंड नंबर पे अर्थ आता है। अर्थ का मतलब पैसा, क्योंकि पैसा तो व्यक्ति कमाएगा ना। तो पत्नी पति से प्रॉमिस करती है कि आप जैसा भी पैसा कमा के लाएंगे, एक नंबर से सही तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा को जो आप घर पे लेके आएंगे, हम उसमें गुजारा करेंगे और मैं घर चलाऊंगी। तो एक दूसरे को धर्म के रास्ते पर लेकर आते हैं दोनों, ताकि उनके धर्म अर्थ और काम, ये वैसे तो 4 शब्द हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें जो ये धर्म अर्थ काम है, ये संसारिक पिलर है। मोक्ष डिवोशन से रिलेट करता है, मुक्ति से रिलेट करता है, वो 4th पिलर है। तो जब व्यक्ति के 3 पिलर सही होते हैं तो वो 4th पिलर के अंदर जा पाता है, मोक्ष में जा पाता है। जैसे धर्म अच्छे से निभाया, कर्तव्य अच्छे से निभाए, पैसा एक सही तरीके से कमाया, आपका अर्थ भी ठीक हो गया, धर्म भी ठीक हो गया। तीसरा आता है आपका काम। काम होती है डिजायर और सेंसुअल डिजायर्स जैसे आपकी हैं, उनको जो है अपनी सेटिस्फैक्शन, अपने शरीर की, अपने मन की, इंद्रियों की तृप्ति करता है। तो वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि आपको इधर उधर गलत काम करने की जरूरत नहीं है, गलत कहीं संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए और आप मेरे लिए। तो धर्म, अर्थ और काम जो डिजायर्स हैं, अगर ये तीनों की तीन व्यक्ति की सही हो जाती हैं तो वो मोक्ष के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर सही नहीं है, आपका धर्म खराब, आपका अर्थ खराब, आपका काम खराब, फिर मोक्ष नहीं है, फिर दोबारा जीवन में आना है सेम चीजों को रिपीट करने के लिए कि सही कर सकें आप। तो इसीलिए पार्टनर का, स्पाउस का सही होना बहुत जरूरी है। अब किसी का भी मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के समय में बहुत कॉमन है, लिव इन में बहुत लोग रह रहे हैं। अब इसके मल्टीपल वजह हो सकती हैं। लस्ट भी हो सकता है वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पार्ट ने जो काम, यानी कि धर्म अर्थ काम सही नहीं रखा, यानी कि आपका पार्टनर आपकी शारीरिक सेंसुअलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, आप अपने पार्टनर की सेंसुअल प्लेजर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भी व्यक्ति बाहर जाता है। तो कहने का मतलब जो ये धर्म अर्थ काम, ये 3 पिलर थे, अगर पति पत्नी इन 3 प्रोमिसेस पे चलते हैं और तीनों के तीनों को परिपूर्ण तरीके से निभाते हैं, तो तब ही गति होती है जीवन की। अन्यथा जीवन की गति नहीं हो पाती और इस जीवन को दोबारा लेना पड़ता है, तो दोबारा इस जीवन के अंदर वही साइकिल फिर रिपीट करना पड़ता है। तो इस प्रकार जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जैसे आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पीछे कि 3rd हाउस कुंडली का आपकी एक्शन है, लगन आप स्वयं है और 3rd से 11th पड़ता है आपका लगन। तो अगर आपके लगन में प्रॉब्लम है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, आप जूझ रहे हैं समस्याओं से, आपके जीवन में खुशियां नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में गड़बड़ी मिलेगी। क्योंकि 3rd हाउस डायरेक्ट रिलेट करता है आपके लगन से। 3rd हाउस की ऊर्जा आपके लगन में, लगन की ऊर्जा 3rd में। तभी कहा गया है कि आपके विचार आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो आपके विचार अगर गड़बड़ हैं, आपके एक्शंस अगर गड़बड़ हैं, तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो ही नहीं सकता, आपका व्यक्तित्व ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, दिक्कतें हैं, तो आप अगर पीछे जाके देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करके देखेंगे, तो आपके एक्शंस में गड़बड़ियां रही हैं। तो एक मेरा ये छोटा सा प्रयास जीवन में सुख और दुख को एक्सप्लेन करने का, और जीवन में प्रॉब्लम होना भी बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम हमारे जीवन में गति का कारण बनती हैं। इन सब चीजों को मैंने आपके सामने रखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।